सरकारी कर्मचारी हो, पेंशनर्स हो, उनके मन में अभी भी कई सवाल हैं। सवाल फिटमेंट फैक्टर को लेकर है, सवाल इस बात को लेकर कि अब 18 महीने आगे जस्टिस रंजना देसाई की कमेटी आखिर क्या-क्या करेगी। आज मंच पर इन्हीं का सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिव गोपाल मिश्रा जी। शिव गोपाल जी, आपको बता दें, एआईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, एनसीजेसीएम स्टाफ साइड के जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच गेटवे का काम करते हैं, स्टेक होल्डर हैं इस पूरे प्रोसेस में। शिवगोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है मंच पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले भी आप मंच पर आए, आपने काफी जानकारी दी। सरकार से क्या बातचीत हुई नहीं हुई। अब कुछ महीनों बाद जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो गठन हो चुका है पे कमीशन का और टीओआर जो है वो भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार से अब कोई बात हुई है आपकी? देखिए, एक बात तो निश्चित थी, पिछली बार भी मैंने ये कहा था कि कोई भी सरकार वेतन आयोग को विलंबित कर सकती है लेकिन रोक नहीं सकती। और ये भी मैंने कहा था कि ये सरकार जो है वो समय अपने हिसाब से चुनती है। तो और इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अगर उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहे तो सरकार को कौन रोक सकता है उसके लिए। तो ये सही है कि दिल्ली के चुनावों से पहले घोषणा और 6 तारीख को पहला पोल था बिहार का, उससे पहले जो है 3 तारीख को गजट नोटिफिकेशन। तो मैंने जो पहले बातें कही थी वो कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रही है। मैं यही सोचता हूँ कि जो 18 महीने की सीमा रेखा रखी है इस सरकार ने, उसको बरकरार रखने का काम करे। लेकिन अगर उस 18 महीने को मैं सही मान लूँ तो 27 तक जाने का विचार तो सरकार का बहुत साफ हो जाता है। और 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो जो टाइमलाइन है वो उसी हिसाब से सेट नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये जो हम लोगों का स्पेकुलेशन ही मैं कहूँगा वो अपनी जगह पर पूरे तौर पर सही है। जहाँ तक बातचीत का सवाल है, आपको पता है कि 19 सितंबर को पूरे देश भर में ऑल इंडिया लॉ फेडरेशन ने काफ़ी ज़बरदस्त आंदोलन किया इस सवाल को लेकर के। और इसके बाद सरकार में जो वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं उनसे चर्चा भी हुई। उन्होंने भी इस बात पे आश्वस्त किया कि नहीं, जल्दी पे कमीशन का अनाउंसमेंट हो जाएगा। उन्होंने करा भी दिया। अब जब कॉन्स्टिट्यूट हो गया है हमारा जो पे कमीशन, तो मुझे जल्दी आशा है कि वो जस्टिस रंजना देसाई जी बहुत जल्दी अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगी और इसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और जो मेंबर सेक्रेटरी हैं वो भी अपना बैठना शुरू कर देंगे फुल टाइम। अभी तक तो वो अपने सरकारी काम पेट्रोलियम मंत्रालय भी देख रहे हैं और इस काम के लिए भी उनको नियुक्त किया गया है। तो मुझे पूरी आशा है कि जब इसका पे कमीशन का कार्यालय अपने स्तर पर पूरे तौर पर चालू हो जाएगा तो फिर इस पर बातचीत भी होगी, शेड्यूल भी बनेंगे। और शेड्यूल बनने के बाद में जैसा पे कमीशन करता है वो सब तरफ से वो आमंत्रित भी करेंगे लोगों के सुझाव। तो हम लोग भी अपना मेमोरेंडम भी उनको देंगे और जो नेशनल काउंसिल जेसीएम है वो भी उनको अपना मेमोरेंडम देगी सरकारी कर्मचारियों की तरफ से और पेंशनर्स की ओर से। और साथ इसके उस पर हम लोग टाइम भी मांगेंगे, उस पर हम लोग बहस भी करेंगे उनसे जा करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय। और जो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, तमाम विभागों में काम करने वाले लोग हैं, वो भी अपने शेड्यूल के हिसाब से अपना मेमोरेंडम देंगे। रेलवे के लोग अलग देंगे, डिफेंस के सिविलियन लोग अलग देंगे, आर्मी के जो लोग हैं वो अलग देंगे, जो हमारे पैरामिलिट्री वाले हैं वो अलग देंगे, जो तमाम कॉन्फेडरेशन वगैरह के लोग हैं वो भी इसको अपना मेमोरेंडम वगैरह प्रिपेयर करेंगे और एक टाइम शेड्यूल तय होगा, उसके हिसाब से इसको देने का काम होगा। चूँकि नेशनल काउंसिल जेसीएम सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें हमेशा पहले पे कमीशन से लेकर के अभी तक हमेशा जो नेशनल काउंसिल जेसीएम जब से गठित हुआ है
52 ऑनवर्ड्स हमेशा जो है वो उसकी भूमिका प्रथम रही है। तो मुझे पूरी आशा है कि वो जल्दी कोई ना कोई उनसे खबर आएगी और हम लोग उनसे बैठ कर के बात करके इस सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक कोशिश करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी चीज़ें जो है वो उनको दे दी जाएँ और उन पर जो भी उनका मंतव्य है जानने का, उसके लिए जितना भी जल्दी शेड्यूल बन जाए और हम लोग अपनी बात कह लें, वो अच्छा है, ताकि कल को कोई हम लोगों के ऊपर आक्षेप न लगाए कि हमारी तरफ से कोई डिले हुआ है। तो वी डोंट वांट टू डिले इट। जो आपसे पिछली बार बात हुई थी, आपने कहा था कि शायद अंदर से ऐसी खबर आ रही है कि शायद जज के नाम को लेकर जो है वो जद्दोजहद चल रहा है। अब जो जिन्हें हेड करने के लिए दारोमदार सौंपा गया है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को, आप संतुष्ट हैं उनके नाम से? हम पूरे तौर पे संतुष्ट हैं। हम तो कह रहे थे किसी को बना दो। हमने हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं। अगर कोई वहाँ पहुँची तो सरकार को रही होगी। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है, एक महिला को जो है वो नियुक्त किया है पे कमीशन में पहली बार चेयरपर्सन बना करके। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मेरा अपना अंतर्मन कहता है कि महिलाएं सरकारी कर्मचारी हों या घर हो, उसके बारे में बेहतर तरीके से समझती हैं। और वेतन आयोग का अगर डिसीजन होगा तो उनको जो है वो तमाम जो खर्चे हैं, घर के तमाम लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी वो देखेंगे। साथ इसके कि जो हमारी सरकारी जिम्मेदारियां हैं, उनके साथ जो घर की जिम्मेदारियां हैं, उसको एक महिला बेहतर तरीके से समझ सकती है। तो हम तो स्वागत कर रहे हैं रंजना जी का कि उनको सरकार ने बैठाया है। मुझे उनसे बहुत उम्मीद है। ये भी तो कहा जा रहा है ना कि इन्फ्लेशन मेजरमेंट जो है वो बेहतर तरीके से होना चाहिए। ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि हम जस्टिस को जस्टिस के तरीके से ही लेते हैं। हमने कभी भी उसको नहीं कहा, हालांकि डिफरेंट पे कमीशंस के अनुभव अलग अलग हैं। जस्टिस पांडियन का एक्सपीरियंस अलग था, जस्टिस श्री कृष्णा जी का एक्सपीरियंस अलग था, जस्टिस माथुर का एक्सपीरियंस अलग था। अब रंजना जी हैं तो उनसे एक नई आशाएं हैं। बातचीत के बाद में ये सारे चीज़ों का फैसला तो तभी होगा जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन हम नेगेटिविटी से शुरुआत नहीं करते हैं, हम हमेशा पॉजिटिविटी से शुरुआत करते हैं। और हमें पूरी आशा है कि उनके रहने से सरकारी कर्मचारियों के साथ में कोई अन्याय नहीं होगा। और फिर हमारा ये धर्म है कि हम अपनी बात को बेहतर तरीके से उनके सामने रखें। रिपोर्ट के बाद का काम भी हमारे ऊपर ही है, लेकिन उसका फैसला हम सब लोग बैठ कर के करेंगे। अगर कोई भी जो है वो रेट्रोग्रेड रिकमेंडेशंस आती हैं तो हम उसको सरकार के सामने रखने का काम करेंगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया उसी समय जाहिर करेंगे। अभी से कोई फ़ायदा नहीं है। आपने पॉलिटिकल माइलेज की भी बात कही, बड़े पहले भी हमने इस बारे में बात की, बड़े मजाकिया और हल्के अंदाज में हम बात कर रहे थे, लेकिन इसमें हित जो है वो मर जाता है। सरकारी पेंशनर्स हो, कर्मचारी हो, उनका जो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, कहीं सच में तो ऐसा नहीं कि 8वां पे कमीशन आते आते 2029 हो ही जाएगा। हमने फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सुभाष गर्ग, उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा कि पैसा आते आते दिवाली 2028 का वक्त तब तक हो सकता है जब तक पैसा जेब में आए। कब तक आएगा पैसा? देखिए, सुभाष जी तो खुद फाइनेंस सेक्रेटरी रहे जी। और सारी एंट्री केसेस को समझते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि पे कमीशन बैठेगा ही नहीं। तो ये सब बातें ठीक नहीं हैं। स्पेकुलेशंस तो किए जा सकते हैं, लेकिन सरकार को कोई भी पॉलिटिकल माइलेज लेने से नहीं रोक सकता, वो चाहे हम हो कोई भी हो। और सरकार अगर इसके माध्यम से पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है तो हम इसमें कोई बुराई भी नहीं मानते हैं। हमारी सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि वो नॉन पॉलिटिकल है। वो ये है कि हमें समय से पे कमीशन मिलना चाहिए। अभी के जो टर्म्स एंड रेफरेंस में है, सरकार ने 3 जनवरी को जब इसका घोषणा की थी तो उस समय कहा 1 जनवरी 2026 से लागू होगा पे कमीशन हमारा। अभी जब ये कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें कि घोषणा की गई जो है वो अक्टूबर में लास्ट जो है इनकी, जिसके अंदर पे कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन की घोषणा की गई, जो गजट नोटिफिकेशन 3 तारीख को आया। तो उसमें जो है वो उस समय उन्होंने कहा कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।
लेकिन दुख है हमको इस बात का कि इस गजट नोटिफिकेशन में इस डेट का मेंशन नहीं है, कि इस गजट नोटिफिकेशन में इस डेट का मेंशन नहीं है। सरकार को जो उसने कहा है वो बात उसमें आनी चाहिए थी। आज तक जितने भी पे कमीशंस के टर्म्स एंड रेफरेंस की घोषणा हुई है उसमें उन टर्म्स एंड रेफरेंस में डेट के बारे में साफ साफ लिखा गया है। तो सरकार को ये जो कुछ चीज़ें सरकारी कर्मचारियों के दिमाग में आती हैं कि ये रेट्रोग्रेड है, सरकार इसमें कोई बदलाव कर सकती है, ये कर सकती है, तो सरकार को ये बात सोचनी चाहिए। तो इस बात के लिए मैंने भी सरकार को लिखा है, प्रधानमंत्री जी को लिखा है, और ये बात अभी हम अपनी 15 तारीख की इंटरनल मीटिंग में भी करने वाले हैं कि आखिर से जो आपको करना है वो आप सीधे तौर पे उसकी घोषणा क्यों नहीं करते हैं, उसके अंदर ये जो है वो बिटवीन द लाइन्स पढ़ने के लिए क्यों चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो ये उचित नहीं है। तो मेरा जो आपका सवाल था मूल की कर्मचारियों के मन में जो आशंका है वो एक आशंका ये बहुत बड़ी है कि हमारी डेट में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक तो मामला गड़बड़ हाई है जिसको कि हम लोगों ने पिछले पे कमीशन से झेला है, वो ये है कि जब भी कभी पे कमीशन जिस डेट से लागू होना चाहिए उसके बाद लागू हुआ है तो बेसिक पे और चीज़ें जो हैं वो तो लागू हो जाती हैं 1 जनवरी मान लीजिए 2026 से ही लागू हो जाएंगी। लेकिन जिस डेट पर इसके 18 महीने बाद में अगर रिपोर्ट आए और फिर उसको लागू करते करते उसमें कुछ और समय लगा दिया जाए तो जिस डेट से उसको लागू किया जाएगा अलाउंसेज हमको उसी डेट से देंगे। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है सरकारी कर्मचारी का, और मैं समझता हूँ कि अगर सरकार कोई ऐसा काम करती है तो निश्चित तौर पर उसे अलाउंसेज भी 1 तारीख जो लागू करने के 26 उसी से देने चाहिए, उसका एरियस देना चाहिए। और इस बात की डिमांड हम पे कमीशन के सामने भी रखेंगे, और अगर उसने रिकमेंडेशन करी हमारे पक्ष में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो इस सवाल को हम सरकार के सामने भी ले जाएंगे। और टर्म्स एंड रेफरेंस का जो मसला है उसको हमने एज ऑल इंडिया फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से तो उनको लिखा है, ऑल इंडिया पेंशनर्स रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन की ओर से लिखा है, लेकिन हम उनको इस बारे में नेशनल काउंसिल जेसीएम की ओर से भी अपनी मीटिंग करने के बाद में लिखने वाले हैं कि आपके टर्म्स एंड रेफरेंसेस में ये प्रॉब्लम्स हैं जो सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि ये उचित नहीं है, इनको क्लैरिफिकेशन करना चाहिए ताकि कर्मचारियों को जो उद्वेलित हैं, जो उनको दिमाग में मिसगिविंग्स हैं, या कहना चाहिए जो वो सोचते हैं कि ये अगर नहीं है तो इसका कहीं नुकसान ना हो, तो वो क्लैरिफाई हो जाए। नहीं, लेकिन आपको लगता है इसका नुकसान होगा कि सरकार ने एक लूपहोल छोड़ दिया है, तारीख जो है वो मेंशन नहीं की अपनी गजट नोटिफिकेशन में, नुकसान हो सकता है क्या उसका? बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है ऐसा, चूँकि ये बात सही है कि ये जो टर्म्स एंड रेफरेंस हैं बड़े ब्रीफ हैं। आप कोई भी पुराने टर्म्स एंड रेफरेंस उठा करके देखिए तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये टर्म्स एंड रेफरेंस काफ़ी ब्रीफ है। ख़ास तौर पर पेंशनर्स के मामले में जो है वो लोगों के अंदर बड़ा वो है, इन्होंने लिख दिया कि अनफंडेड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। व्हाट डज इट मीन? आप सीधे तौर पर लिखते कि जो पुरानी पेंशन स्कीम में आने वाले लोग हैं उनके लिए उनकी पेंशन पर विचार किया जाएगा और उनके जो भावी पेंशन का स्वरूप होगा उसको उसके साथ में तय करने का काम करेंगे। ये लिखने का क्या ज़रूरत है कि हम इसके फाइनेंशियल्स को जो है वो करेंगे? अरे आप जब पे कमीशन देने जा रहे हैं तो क्या किसी की तनख्वाह कम करने के लिए करेंगे या पेंशन कम करने के लिए करेंगे? उनमें तो फाइनेंस तो इन्वॉल्व हो गई, तो ये अगर नहीं करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? ये फैसला जो है वो सरकार को कर्मचारियों के दिमाग को ध्यान में रख कर के करना चाहिए, और वो इन्होंने नहीं किया है तो वो बिल्कुल गलत बात है। मैं समझता हूँ कि उसको निश्चित तौर पर जो है वो क्यूआर में क्लैरिफाई करना चाहिए था। लेकिन इस सब का क्या मतलब माने, डीए अलाउंसेस पर खतरा है क्या? देखिए, अलाउंसेस पे खतरा तो नहीं है, लेकिन अलाउंसेस पे खतरा इसलिए हो जाता है कि जब इसको लागू करते हैं पे कमीशन को, तो एक तो यह है पे कमीशन के लागू करने की तिथि मान लीजिए 1 जनवरी 2026 से हो भी गई, अभी इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है इस गजट नोटिफिकेशन में, बट आई एम श्योर
कि जिस समय पे कमीशन की चेयरपर्सन बैठेंगी या हम लोगों ने जो सरकार को लिखा है उस आधार पर कोई ना कोई इस तरीके की बात पे कमीशन को कम्युनिकेट हो जाएगी कि इस पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 से ही लागू होना है। चूँकि ये बात दोनों कैबिनेट मीटिंग्स जो हुई हैं जनवरी 2025 की और अक्टूबर 2025 की, दोनों में कैबिनेट मीटिंग के रिकॉर्ड में है कि इसको 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। तो हमें इसके बारे में कोई डाउट नहीं है कि 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा, बट इसको गजट नोटिफिकेशन में नहीं लाना ये एक जो है वो लोगों के दिमाग में संदेह पैदा करता है। तो संदेह की स्थिति क्यों रहे? जो आपको करना है वो पक्का खेल फरक्काबाजी सीधे कहिए ना कि भाई ये है, हम इस तारीख से इसको लागू करेंगे। और जहाँ तक अलाउंसेस के मामले हैं उस पर खतरा यूँ नज़र आता है कि आज तक जितने भी पे कमीशन आए हैं जब वो उस डेट से लागू नहीं हुए हैं तो जो अलाउंसेस हैं वो जिस डेट से पे कमीशन की रिपोर्ट आई है, लागू करने के आदेश इशू हैं, उसी डेट से देने का काम करते हैं, उसका एरियर नहीं दिया है। तो इसलिए ये निश्चित तौर पर अलाउंसेस के ऊपर खतरा है कि हो सकता है कि 1.5-2 साल का जो अलाउंसेस हैं उनका एरियर हमको ना मिले, तो उसकी भी पेशबंदी हम लोग कर लेना चाहते हैं। हम बात कर रहे थे कि पैसा जेब में कब आएगा। सुभाष गर्ग साहब ने कहा कि उनके आकलन के हिसाब से जिस तरीके से लटकाया गया है और जो टाइमलाइन के बारे में आपने भी जिक्र किया, 2028 की दिवाली में हो सकता है कि पैसा जेब में आ जाए। आपके मुताबिक क्या आकलन है? अगर जो हम लोग मजाहिया तौर पे भले कहते हों, लेकिन सरकार अगर अपने हिसाब से इसको करती है तो हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव से कुछ पहले आवे। अच्छा, आप और डिले बता रहे हैं? अब अगर वो आकलन है तो, लेकिन हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि भाई पे कमीशन 18 महीने के लिए उन्होंने बैठाया है, हम तो चेयरपर्सन से पे कमीशन की रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इतना ज़्यादा टाइम लगाने की क्या ज़रूरत है, आप साल भर के अंदर इसको वाइंड अप करिए, रिपोर्ट दे दीजिए सरकार को और फिर सरकार को कहिए कि इसको लागू करें। और फिर वो लागू करने के बाद नहीं करेंगे तो सरकार से हम ही लोग फिर कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट को जल्दी जल्दी लागू किया जाए। भाई देखिए, जिस तारीख से पे कमीशन लागू होना है 1 जनवरी 2026 से, तो वो और उसका एरियर तो उनको पहले ही देना पड़ेगा। रह गया सवाल एरियर्स का, उस पर बैठ करके फैसला कर सकते हैं स्टाफ साइड के साथ में। स्टाफ साइड की एक मीटिंग भी है, बैठक भी है, इंटरनल बैठक है आपकी 15 नवंबर को। क्या होने वाला है उस बैठक में, क्या मंथन होने वाला है? यही मंथन होने वाला है, चूँकि लोग बहुत परेशान हैं इन टर्म्स एंड रेफरेंस को ले करके। और चूँकि पहले के जो पे कमीशंस रहे हैं उनके टर्म्स एंड रेफरेंस में और इनके टर्म्स एंड रेफरेंस में मूल भावना तो वही है कि जो पहले से रही है, लेकिन इन्होंने जो इसकी अंग्रेजी पब्लिश की है अपने या हिंदी पब्लिश की है अपने गजट नोटिफिकेशन में, उसको लेकर के लोगों के मन में बहुत जो है वो अलग अलग तरीके के विचार हैं। तो उन पर हम लोग बैठ करके एक बात करेंगे कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से इसको किया जा सकता है। और जो पत्र हम लोगों ने लिखे हैं सरकार को और प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, उन पर भी सामने बैठ करके चर्चा करेंगे कि इस पर हम लोगों का क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। चूँकि मूल भावना जो है वो टर्म्स एंड रेफरेंस के साथ ही शुरू होती है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जो पे कमीशन से डिस्कस हों वो टर्म्स एंड रेफरेंस के अंदर ही हों। हमने हर पे कमीशन में देखा है कि बात करते करते चीज़ें जो है वो टर्म्स एंड रेफरेंस से बाहर भी चली जाती हैं और पे कमीशन उनको सकारात्मक तरीके से ले करके उसको मेंशन भी कर देता है अपने तरीके से रिपोर्ट में, और सरकार भी उसको किसी न किसी रूप में या तो स्वीकार कर लेती है या अस्वीकार कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि वो कह दें कि आपने ये बिल्कुल आउट ऑफ टर्म्स एंड रेफरेंस आपने डिस्कस किया है तो इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जस्टिस श्री कृष्णा ने अपनी रिपोर्ट में तमाम चीज़ें आउट ऑफ जो है रेफरेंस जा कर के करी और सरकार ने उसको स्वीकार भी किया। तो हम लोग उसको लेकर के बहुत चिंतित नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर के ज़रूर चिंतित हैं कि जो चीज़ें सरकार को करनी थी उसको उन्होंने इस भाषा में टर्म्स एंड रेफरेंस में डालने का काम किया जिससे एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है
कर्मचारियों और पेंशनर्स में कि सरकार शायद कुछ करना ही नहीं चाहती है। पेंशनर्स की भी बहुत आपत्तियां जो हैं उन्होंने उठाई है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन जो आपकी बैठक है फिलहाल, जो स्टाफ साइड की बैठक होने वाली है, क्या उसमें फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी मंथन होने वाला है कि तय करके फिटमेंट फैक्टर का जो अपना प्रपोजल है वो सरकार के सामने रखा जाए, कमेटी के बिल्कुल, सामने रखा ये जाए? मूल प्रश्न है और हम उस बैठक में निश्चित तौर पर टर्म्स एंड रेफरेंस के बाद में जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो मिनिमम वेज और फिटमेंट फैक्टर को लेके ही है। क्योंकि एक बार ये तय हो जाएगा तो फिर वो एक गाइडलाइन हो जाएगी सारे कर्मचारियों के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। फिर करीब करीब चूँकि वो यूनानिमिटी के साथ में होता है तो जो भी अपना मेमोरेंडम बनाएगा तो वो फिर उसी स्तर पर एक अपने जो है वो मेमोरेंडम को बनाएंगे, अपनी जो भी मांग रखेंगे वो उसके आसपास ही रहने का काम होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि इस मीटिंग में हम लोग मिनिमम वेज और फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा जरूर कर लें। लेकिन आपके हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए कि सारे सरकारी कर्मचारी हो, पेंशनर्स हो, उनके साथ कम से कम न्याय हो पाए, कि मिनिमम इतना हो? मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि मैं एग्जैक्टली इसके बारे में अभी कुछ बात नहीं करूँगा। इसलिए कि थोड़ी सी हम लोगों की बाध्यता है। मेरे को कुछ कहने का मतलब यह है कि जो मैं कह रहा हूँ वो एकदम वो एक तरीके से स्वीकार्य होना चाहिए। तो अभी हम फिटमेंट फैक्टर के बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे मौलिक सुझाव लोगों से आए हैं इस बीच में और मैं समझता हूँ कि हमारे नेशनल काउंसिल जेसीएम को क्या सरकार को भी उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। डॉक्टर आर्कराइट फार्मूला जो है वो बेसिक अभी तक रहा है फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम वेज तय करने के लिए, लेकिन अभी जो सुझाव आ रहे हैं वो बिल्कुल मौलिक है कि आज की तारीख में जो हमारी बास्केट है इन्फ्लेशन की या इंडेक्स की, प्राइस इंडेक्स की, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कपड़ों के मामले में, खाने के मामलों में, रिहाइश के मामलों में, ट्रांसपोर्ट के मामले में, हर चीज़ के मामले में एकदम सी चेंज हो गया है। डॉक्टर आर्कराइट जब जिस ज़माने में उन्होंने रिपोर्ट दी थी उस ज़माने में तो ये कम्युनिकेशन के साधन ही नहीं थे। उस ज़माने में कोई भी जो है मोबाइल डाटा जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। आज हर चीज़ की कीमत है और हर चीज़ जो है वो खर्चे में आती है। तो उसको अगर हम काउंट नहीं करेंगे, उसको जोड़ेंगे नहीं अपने फिटमेंट फैक्टर के लिए, तो मैं समझता हूँ कि कोई मौलिकता नहीं रहेगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो आज के नए ज़माने का भारत है जिसमें बच्चे ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं, जिसमें लोग अपने तरीके का भोजन करना चाहते हैं, जिसमें अपने तरीके से लोग रहना चाहते हैं, तो वो देखते हुए जो पे कमीशन है उसको जो सिफारिश करनी है वो उस आधार पर करनी चाहिए। और हम लोग भी जब इसकी गणना करेंगे तो हम समझते हैं कि अपने फिटमेंट फैक्टर में और मिनिमम वेज में उन सारी चीज़ों को डालने का काम जरूर करें। जी, लेकिन आप ही के एक साथी जब पिछले दिनों मंच पर आए थे, उन्होंने एक अनुमानित तौर पर ये कहा था कि कम से कम 2.64 का, मेरे ख्याल से उन्होंने आंकड़ा कहा था कि उससे कम फिटमेंट फैक्टर जो है वो मंजूर नहीं होगा। आपका कुछ तो आकलन होगा, कुछ तो होगा एक सेट स्टैंडर्ड कि इस स्टैंडर्ड से नीचे हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अभी मैं इसके बारे में निधि कुछ कहूँगा नहीं, इसलिए कि ये हमारे संयुक्त जो जेसीएम है उसका अपना फैसला है। मैं तो एक तरीके से स्टाफ साइड सेक्रेटरी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबकी राय बात करके और जो सबकी सलाह बने उसी को सामने रखने का काम करना चाहिए। मेरा अपना निजी विचार कुछ हो सकता है, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि नहीं इतना ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो बात ठीक नहीं है। वहाँ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो वर्तमान परिस्थिति है, इन्फ्लेशन के जो पिछले आंकड़े रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने भी रखी हुई हैं, उनके आधार पर कुछ आकलन किए गए हैं, तो वो बात अपनी जगह है। लेकिन जब तक हम लोग सब बैठ करके कोई फैसला नहीं कर लेंगे तब तक मैं ये बात बताने वाला नहीं हूँ कि इतना ही होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए।
लेकिन क्या-क्या फैक्टर्स देखकर फिटमेंट फैक्टर जो है वो आप तय करेंगे? मतलब आपकी इंटरनल मीटिंग की अगर मैं बात कर लूँ, तो आप क्या-क्या कंसिडर करेंगे? हमने आपसे पहले ही कहा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी को जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए कितनी कैलोरी फूड की आवश्यकता है। अब उस फूड का सिस्टम बदल गया है। एक ज़माने में जो है वो फूड बास्केट में जलेबी रखी गई थी। उस ज़माने में मोटा अनाज रखा गया था। आज मोटा अनाज सबसे ज़्यादा महंगा हो गया है। एक ज़माने में हम लोग जब इस पर बहस करते थे तो गेहूँ सबसे महंगा था। आज गेहूँ सस्ता हो गया है और चना और बाजरा और मिलेट्स जो है वो महंगा हो गया है। तो फूड जो है वो सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद में एकोमोडेशन। आज के ज़माने में, पहले ज़माने में जो कमरे हैं किराए पे अगर लेने जाते थे तो बहुत सस्ते मिल जाते थे। आज ये सुविधा नहीं है। हर आदमी जो है वो उसने फ्लैट्स बना लिए हैं, अपने तरीके से रहने की सुविधाएं कर ली हैं। हर आदमी अच्छा जीवन रहना चाहता है, तो उसके लिए जो रिहाइश का मामला है वो बहुत ही उस पर रहेगा। फिर मेडिकल की सुविधाएं हैं कि आज के ज़माने में पहले तो जो है वो कार्मेटिव मिक्सचर और एक कोई कुनैन की गोली दे करके काम चल जाता था। आज के ज़माने में आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, सबसे पहले वो 8 टेस्ट लिख देता है कि जाइए टेस्ट करा करके आइए, तब मैं आपकी दवा दूंगा। तो जो मेडिकल की जो सिस्टम चेंज हुए हैं, तो उसमें कर्मचारियों के ऊपर कितना भार पड़ रहा है, उस पर हमको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, और अगर हम उसको करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। फिर कपड़ा पहनना है। आज के ज़माने में वो ज़माना गया जब हमारा ज़माना था कि हमारे लोग जो है वो एक बैलगाड़ी के अंदर सबको, बच्चों को सबको भर लेते थे और पूरा थान का थान कपड़ा ले आते थे और सबके लिए सिलवा देते थे। उसी का कमीज, उसी का पैजामा, और सब बैंड बाजा बन करके चले जाते थे। आज के ज़माने में किसी बच्चे को गैर ब्रांडेड कपड़ा पहना करके दिखाइए। शू जो है वो उस ज़माने में एक ही उसका हो जाता था। आज के ज़माने में हर आदमी अपना ब्रांडेड शू पहनना चाहता, अपने तरीके की बात करता। तो ये जो बदलाव है, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मोबाइल है, उसका डाटा है, वो कहीं पे उसमें आता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा मोबाइल के बिना जीवन ही नहीं है, तो वो जीबी डाटा का खर्चा कौन देगा? तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको अब हम लोग एक नए सिरे से सोच के साथ में उनसे डिमांड करने जा रहे हैं कि आप प्राइस इंडेक्स निर्धारण के लिए आप जो है वो एक अलग बास्केट बनाइए जो वर्तमान जीवन के साथ में जुड़ी हुई हो, और उसके आधार पर पे कमीशन जो है फैसला करें। क्योंकि आप बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहे थे, फिटमेंट फैक्टर के आंकड़े को लेकर आप नंबर नहीं देना चाह रहे क्योंकि आप एक पद पर हैं और जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहते हैं। लेकिन फिर आपका उन अनुमानों पर या फिर उस तरह की स्पेकुलेशन पर क्या कहना है जो फिटमेंट फैक्टर का आकलन 3.86 हो या उससे भी आगे का आकलन हो, वैसे आकलन जो लगाए जा रहे हैं? यही प्रॉब्लम है निधि। तुमने जो मैं कहना चाहता था वो तुमने कह दिया। आज अगर हम नहीं बता पा रहे हैं कि ये 2.6 होना चाहिए या 3.86 होना चाहिए, उसकी सिर्फ वजह यही है कि जब तक हम लोग ये नतीजे पे नहीं आ जाते हैं कि हमारी बास्केट क्या होगी और हम सरकार को कैसे मना पाएंगे, क्योंकि सरकार के पास तो जो है वो चीज़ों के लिए अलग अलग साधन हैं। हमारे पास भी लिमिटेड साधन है, हम सरकारी साधनों पर ही काम करते हैं। पिछली बार जो है वो पे कमीशन में 1 हफ्ते तक इसी बात पे जो है डेडलॉक रहा हम लोगों का कि हम लोग कह रहे थे कि आप शिमला इंडेक्स के बजाय आप जो है वो जो आपने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का इंडेक्स है आपका, आप उसको लीजिए, क्योंकि शिमला इंडेक्स में और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के इंडेक्स में बहुत फ़र्क था। तो हम लोग कह रहे थे कि ये भी आपका सरकारी इंडेक्स है, अब इसको क्यों नहीं लेते हैं, तो नहीं लिया उन्होंने। तो अभी ये सारी चीज़ें जब तक हम लोग आपस में बैठ करके तय नहीं कर लेंगे, तब तक हम लोग इसके बारे में कुछ फैसला नहीं कर पाएंगे कि हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। बट यू रेस्ट एश्योर्ड कि जैसे ही ये चीज़ें फाइनल होती हैं तो वी विल बी बैक टू यू। अच्छा, कुछ लोगों के भी मन में जो सवाल है वो भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। महंगाई भत्ते का क्या होगा? क्या ये 60% से आगे बढ़ेगा या शून्य पर आ जाएगा? निश्चित तौर पर शून्य पे आ जाएगा, चूँकि जब जो आज की तारीख में महंगाई भत्ता है वो पे कमीशन के जब नए बेसिक पे बनेंगे तो दैट विल बी पार्ट ऑफ बेसिक पे, वो बेसिक पे का पार्ट हो जाएगा। और निश्चित तौर पर जब पे कमीशन लागू होगा तो वो शून्य से ही लागू होने का काम होगा।
अच्छा, एक सवाल ये भी है, क्या हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस के नियमों में भी बदलाव आएंगे? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एकदम आ सकता है। अच्छा, एक कमेंट ये भी आया कि 8 पे कमीशन की गजेट नोटिफिकेशन में फिस्कल प्रूडेंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना, शामिल होना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जो आप लगातार कह रहे थे कि ऐसी भाषा में बताया गया है कि नेगेटिव कॉनोटेशन जो है, नेगेटिव मैसेज जो है वो बाहर जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, 7वें वेतन आयोग में जब इस बात को कहा गया था तो एक बड़े सुसंस्कृत तरीके से कहा गया था। उसमें ये कहा गया था कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इम्प्रूव करने के लिए, टैलेंट को आकर्षित करने के लिए, स्टेक होल्डर्स की भी बात कही गई थी उसमें। तो एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया था जो चुभने वाली नहीं थी। अब की इस पे कमीशन ने जो टर्म्स एंड रेफरेंस में भाषा का प्रयोग किया है वो हम लोगों को बहुत हर्ट करने वाली है। और मैं इस भाषा का जो टर्म्स एंड रेफरेंस में लिया गया है उसका स्वागत नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने लिखा भी है कि इस भाषा में परिवर्तन होना चाहिए। मैं ये तो जानता हूँ कि कोई भी सरकार जो है सरकारी खजाने को सरकारी कर्मचारियों पे थोड़ी लुटा देगी। वो फिस्कल प्रूडेंस देखने वाली है। हम अपने घर का बजट चलाते हैं तो हम वहाँ भी फिस्कल प्रूडेंस देखते हैं। मुझे ये सब बातें पता है, बट इसका कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो फिस्कल प्रूडेंस का नाम लेकर के, क्या मतलब है, सरकारी कर्मचारी को आप फ्री में काम कराएंगे? ये होने वाला नहीं है। पे कमीशन आप बैठाल रहे हैं तो सरकारी कर्मचारी को कुछ न कुछ देने के लिए कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने आगे यही कहा, सरकार आर्थिक स्थिति और वित्तीय संयम का हवाला देकर बड़ी सैलरी हाइक से बचना चाहती है। फ्रीबीज पर तो खुलकर खर्च, लेकिन कर्मचारियों की मेहनत पर कंजूसी। कंजूस है क्या सरकार, आपको लगता है इस मामले में? भाई देखिए, जो टर्म्स एंड रेफरेंस है उनके हिसाब से तो जो निकल करके आता है वो यही है कि सरकार कंजूस हो या ना हो, लेकिन भाषा में कंजूस जरूर है। भाषा में उनकी कंजूसी जरूर है। सर, ये 2 दिन से बड़ी खबर चल रही है टीओआर को लेकर ही कि कुछ फेडरेशन ने सरकार से और फाइनेंस मिनिस्टर से शिकायत की है कि जो 69 लाख पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन को 8th पे कमीशन कंसीडर नहीं करने जा रहा है और सिर्फ सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए पे कमीशन बना है। इसमें कोई सच्चाई है? आप कुछ क्लैरिफिकेशन दे इसमें पाएं? तो कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन सरकार ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है पैरा 5 सेक्शन 3 में, उससे जो उन्होंने ये बात कही कि नॉन कंट्रीब्यूटरी एंड अनफंडेड पेंशन के बारे में, और फिर उसको क्लैरिफाई नहीं किया। जैसे 7वें वेतन आयोग में उन्होंने सीधे तौर पे कहा था, 6ठे वेतन आयोग में सीधे उन्होंने कहा था कि हम पेंशनर्स की पेंशन को रिवाइज करने के लिए भी जो है वो इसका ये पे कमीशन विचार करेगा। उन्होंने वो लिखने के बजाय उन्होंने ये लिख दिया, और ये लिख दिया कि उसमें फाइनेंसेस क्या लगेंगे उस पर हम विचार करेगा ये पे कमीशन। तो मैं तो ये जानता हूँ बीइंग स्टाफ साइड सेक्रेटरी कि इनको जो पहले पे कमीशन करते रहे वही करना पड़ेगा। पेंशन के बारे में, उसके सुधार के बारे में विचार करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बात है तो उसको शुद्ध तौर पर लिखने में क्या प्रॉब्लम थी? वो भाषा जो है वो गलत है। तो इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है ना कि जो लिख दिया वही फाइनल हो गया ना। नहीं, वो फाइनल तो अपनी जगह है, लेकिन जैसे मैंने इस विषय पर बहुत हाईएस्ट क्वार्टर्स में कुछ बातचीत की है। उन्होंने कहा नहीं इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा संशय नहीं होना चाहिए तो आपने फिर ये शब्दावली का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि 2 दिन से ये खबर चल रही है और इसका कोई क्लैरिफिकेशन या इसका कोई खंडन भी सरकार की तरफ से या सरकार से जुड़ी किसी भी साइड से ये नहीं आया। सरकार का तो खंडन मंडन पर इस पर डिपेंड करता है। अब वैलिडिटी क्लास लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने पार्लियामेंट के अंदर एक छोटे से मुकदमे को लेकर के कि कंटेम्प्ट इशू हो गया, सरकार पार्लियामेंट के अंदर चली गई, तो ये चींटी को तोप से मारने वाली बात है कि नहीं है? तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप सीधे कह देते कि मेरे पास पैसे नहीं, हम नहीं देंगे। कंटेम्प्ट हो जाता, वहाँ जाकर के आप अपनी बात को रख सकते थे। कितने कंटेम्प्ट सरकार के खिलाफ होते हैं, आप जाकर के उनको लड़ते हैं ना, पार्लियामेंट तो नहीं जाते। लेकिन वैलिडिटी क्लाज ला करके इन्होंने देश के सारे पेंशनर्स को नाराज़ करने का काम किया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं एक दिन की आपको पेंशन मना कर सकते हैं। लोगों के दिमाग में बैठ गया कि ऐसा हो सकता है। बट एक पॉलिटिकल पार्टी जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुन करके सत्ता में आती है,
वो ऐसे खतरनाक निर्णय ले, मैं ये भी सोचने के लिए विवश हो जाता हूँ कि कैसे ऐसा कैसे हो सकता है। बिकॉज इफ दे वांट कि ये कोई स्टेक होल्डर्स नहीं है या इस देश में पेंशनर्स का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। इस देश में आज पेंशनर्स जो है वो एक वोट बैंक है। पेंशनर्स जो है वो अगर इकट्ठे हो जाएं एक साथ तो वो सरकार बना सकते हैं, वो सरकार हटा सकते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें समझते हुए भी अगर सरकार इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही है तो मेरे तो समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और यही कारण है कि मैंने भी अपने फेडरेशन की ओर से भी प्रधानमंत्री जी को लिखा और वित्त मंत्री जी को लिखा कि ये जो टर्म्स एंड रेफरेंस में आपने भाषाएं यूज की हैं, खाली पेंशनर्स के लिए ही नहीं, सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए भी जो भाषा हमने यूज की है वो बिल्कुल उचित नहीं है। आप कोई एक दो एग्जांपल दे सकते हैं टीओआर में जो लैंग्वेज है जिस पर आपने आपत्ति जताई है, क्या है एग्जैक्टली और क्या होना चाहिए था? हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ। हमने उनको लिखा है कि जैसे ये टीओआर का क्लास 2.5 है, उसमें हमने उनको लिखा है टू वर्क आउट एन एमॉल्यूमेंट स्ट्रक्चर कंड्यूसिव टू अट्रैक्टिव टैलेंट to government service, promoting efficiency, accountability and responsibility of the work culture। बजाय ये दूसरी चीज़ें लिखने के अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते तो उससे ये जो 2.5 जो इन्होंने इतना जो है वो हर्ट करने वाला बना दिया, वो उससे बचा जा सकता था। हमने ये भी लिखा कि 7वें वेतन आयोग ने इसको बहुत सरल भाषा में लिखा था। मैं वो भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा था टू वर्क आउट द फ्रेमवर्क फॉर एन एमॉल्यूमेंट्स स्ट्रक्चर लिंक्ड विद द नीड टू अट्रैक्ट द मोस्ट सुटेबल टैलेंट टू गवर्नमेंट सर्विस, promote efficiency, accountability and responsibility in the work culture and foster excellence in public governance with due regard to expectation of stakeholders। अब आप देखिए ये कितना प्यार से उसी भाषा को लिख दिया गया है, लेकिन ये हर्ट करने वाली नहीं है। ये कैसे हर्ट करेगा? ये हर्ट नहीं करती है जो 7वें वेतन आयोग में थी, लेकिन जो भाषा इन्होंने 2.5 में इस्तेमाल की है वो इतनी हर्टिंग है कि जिसकी आप मतलब कोई कल्पना नहीं करता है। मैं वो भी आपको अभी बता देता हूँ कि इन्होंने 2.5 में आपको क्या कहा है। इसमें इन्होंने लिखा है द इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री एंड नीड फॉर द फिस्कल प्रूडेंस। इन्होंने लिखा है द नीड टू इंश्योर दैट द एडिक्वेट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड वेलफेयर मेजर्स। भाई ये एक बात बताइए, ये कौन इनको रोकता है इन सब चीज़ों के? पर ये लाइन तो शायद मतलब जस्टिस रंजना प्रकाश और उनकी टीम के लिए होगा ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बहुत जोश में आकर ऐसी सिफारिश मत कर दीजिएगा कि खजाना खाली हो जाए सरकार का। वो उनके लिए तो हाई है, लेकिन ये जो हम लोग मेमोरेंडम देने जाते हैं हमारे लिए भी गाइडलाइन होती है। ये खाली लक्ष्मण रेखा जो है वो उस टीम के लिए ही नहीं है, हमारी टीम के लिए भी होती है। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अगर टीओआर कहीं पर है तो हम उस टीओआर के अंदर रहते हुए ही अपनी बातों को कह दें। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। हालांकि हम लोग उस लक्ष्मण रेखा को कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकाल करके और अपने तरीके से प्रेजेंटेशन बना ही लेते हैं, बट ये भाषा ठीक नहीं है। अब आपने इसमें लिख दिया दी अनफंडेड कास्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। व्हाट डज इट मीन? आप सीधे आप इसको लिख सकते थे जो पहले वाले पे कमीशन ने लिखा कि भाई ये पेंशनर्स के लिए ये लिखना चाहिए। हमने अभी इनको लिख करके भेजा है कि ये पिछले 7 CPC में ये था टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूडिंग रिविजन ऑफ पेंशन इन केस ऑफ एम्प्लॉयज़ हु हैव रिटायर्ड प्रायर टू द डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ दीज रिकमेंडेशंस। बहुत सीधी बात थी। तो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। हम लोगों ने इसमें तमाम चीज़ों को कहा है कि ये सब अनफंडेड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, इस तरीके के नाम लिखना ये सब उचित नहीं है। हमने इनको ये भी कहा कि आपको डेट मेंशन करनी चाहिए थी। 4th पे कमीशन का जो टीओआर है उसमें लिखा है कि 1/1/1986 से लागू होगा। 5th CPC ने कहा 1/1/1996 से लागू होगा। 6th CPC के टीओआर ने कहा कि 1/1/2006 से लागू होगा। 7th CPC के टीओआर ने कहा कि 1/1/2016 से लागू होगा। आप लोगों को लिखने में क्या प्रॉब्लम थी कि 8th CPC जो है वो 1/1/2026 से लागू होगा?
वाई दे हैव लेफ्ट इट। तो कहीं ये मंशा लग रही है कि ये मामला मतलब आगे खींचते खींचते 2029 तक चला जाएगा? मतलब ये संभव है कि 2027 में यूपी मंशा चुनाव से कुछ पहले भी तक हो, रिपोर्ट आ जाए, मंशा लेकिन कुछ भी हो, लेकिन सवाल इस बात का है कि मंशा को स्पष्ट तौर पर जाहिर करना चाहिए। सरकार को ये पता है कि सरकार के चाहे जितनी बलिष्ठ हो, लेकिन सरकारी कर्मचारी के साथ में अगर वो ये 29 से लागू कर दे तो मैं निश्चित तौर पे आपको कहता हूँ ये सरकार नहीं चला पाएंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू नहीं होगा तो सरकार नहीं चलेगी। हम पूरे तौर पे आंदोलन में जाएंगे, गाड़ियां खड़ी होंगी, देश बंद होगा, सरकार को बता देंगे कि सरकारी कर्मचारी होता क्या है। लेकिन ये स्थिति तो 2027 से पहले तो आप भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 18 महीने का तो जो टाइम है वो कमीशन को दे दिया जा चुका है, तो 18 महीने तक तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। ये सब चीज़ें बहुत समय बहुत जल्दी से निकलता है, लेकिन हमारे अधिकारों पर हमला अगर सरकार करेगी तो हम लोग खामोशी से बैठने वाले लोग नहीं हैं, ये बात हम लोग साफ जानते हैं। तो सरकार में भी लोग समझदार हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी तो इन चीज़ों को समझते ही हैं। अगर वो पेंशन पे इतना बड़ा फैसला बुला करके कर सकते हैं तो उनको सरकारी कर्मचारियों का उपयोग समझ में आना चाहिए। और फिर राजनीतिक उपयोग जिस तरीके से हो रहा है वो तो वो और उनकी जो टीम है उन्हीं की सोच है कि दिल्ली चुनाव से पहले घोषणा, बिहार के चुनाव से पहले गजल नोटिफिकेशन, अभी यूपी चुनाव से पहले रिपोर्ट। अब इसके आगे मैं नहीं कहूँगा। सर आप अभी जब निधि से आपकी बातचीत हुई थी तो आपने ये समझाया कि कैसे हम सब की लाइफ जो है वो ब्रांडेड कपड़ों, जूतों और मोबाइल फ़ोन से बदल गई है। जब 7वां वेतन आयोग आया था उस समय ये कंसिडरेशन किया गया कि 7,000 की बेसिक सैलरी बहुत कम है तो उसको 18 किया जाना चाहिए। आपने फिटमेंट फैक्टर का कोई नंबर देने से आप बच रहे हैं, लेकिन ये तो बता ही सकते हैं ना कि आपके हिसाब से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, देश में जो महंगाई की स्थिति है, उस सब को देखते हुए मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़ की कितनी होनी चाहिए? कोई रिप्रेजेंटेशन आपकी तरफ से या कोई आपका असेसमेंट जो शायद वायबल और प्रैक्टिकल भी हो? प्रॉब्लम क्या है कि ये ऐसा विषय है जिस पर हमारे अपने लोगों के बीच में अभी तक कोई मतैक्यता नहीं हो पाई है, और हमारे अपने विचार, हमारे साथियों के विचारों में कुछ अभी अंतर है। और चूँकि ये मसला ऐसा है जिसको कि हम लोग बिल्कुल साइंटिफिकली प्रिपेयर करके सरकार के सामने ले जाते हैं, तो उनके भी अपने तर्क हैं। जो लोग अपने तरीके से सोच रहे हैं कि नहीं हम इतना डिमांड कर देंगे तो सरकार देगी नहीं और ये बाद में कल को हम लोगों के गले में फांसी का फंदा बनेगा। तो अभी हम लोग इस पर थोड़ा खामोशी ही रखे हुए हैं और बहुत दिन नहीं रख पाएंगे, चूँकि अब हमको इसका मेमोरेंडम बनाना है। तो हमें सारे देश भर से लोग पूछ रहे हैं, तो इसको हम लोग एक आध हफ्ते के अंदर फाइनल कर लेंगे। लेकिन हमारा अपना सोच ये है कि पिछली बार 7वें वेतन आयोग में भी हम लोगों ने जो मिनिमम वेज की बात की थी वो हम लोगों ने 25,000 रुपये मांगा था। बाद में एक बहस होने के बाद में हम लोग 22,000 पे आ गए थे। पे कमीशन जो है वो 20,000 पे आ गया था। उन्होंने कहा था कि हम 20,000 दे देंगे। हम लोगों ने भी हालांकि ये नहीं कहा कि हम 22,000 से नीचे जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर की बात आपको बता रहा हूँ कि हमारे लोग इस बात से संतुष्ट हो गए थे, चलो 20,000 मिल जाएगा ठीक है। लेकिन 20,000 तय करके भी जो है वो जस्टिस अशोक माथुर ने उसको जो है वो घटतौली कर दी और उसको 18,000 पे ले गए। तो एक तरीके से जो उन्होंने एक तय किया था नेशनल काउंसिल JCM के साथ में, उसमें भी कटौती होने का काम उन्होंने किया और उसके लिए निश्चित तौर पर जो परसुएशन था हमारे स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का, वो काम आया। उन्होंने सरकार की तरफ से उस पर काफ़ी दबाव डाला और उसको कम कराने का काम किया। तो अभी भी जब हम चर्चा करते हैं कि इसको कि आज की तारीख में जो स्थिति है और जो अब अभी लोग कहते हैं कि पिछले 10 सालों के इन्फ्लेशन में जो 7वें वेतन आयोग में था और इस 10 सालों के इन्फ्लेशन में बहुत फ़र्क है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ख्वाहिशें जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हुई हैं।
तो वो एक सवाल है कि उनके ऊपर जो दृढ़ता के साथ में खड़े होने की बात है, वो एक सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सवाल आज के जीवन शैली में हमारे हैं, वो वस्तुएं जो हैं, वो रिहाइश जो है, वो चीज़ें जो हैं, वो इस्तेमाल होंगी कि नहीं। आज के ज़माने में भी आप कहेंगे कि साइकिल की बात करो, आज तो साइकिल भी 6,000 8,000 रुपये से कम में नहीं मिल रही, तो वो चलने वाला नहीं है। फिर कोई साइकिल पे चलने वाला भी नहीं है। हर कर्मचारी के पास में जो है वो मोटरसाइकिल तो है ही है, सब आधे ज़्यादा लोगों के पास तो कार है। तो अगर कोई है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस कम कर देंगे, नहीं बढ़ाएंगे, पेट्रोल के दाम आप बराबर बढ़ाते जाएंगे, डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे, तो इससे चलेगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का काम चलेगा। अगर पहले ये 3 गुना हम डिमांड कर रहे थे, तो अब हम 3 गुने से कम पे चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। लेकिन मैं इसके बारे में अभी कुछ मजबूती से आपको नहीं कह सकता हूँ। सर, वो आपने कहा वो पेंशनर्स के बारे में जो आपने स्थिति बताई, एक जो डिबेट जो शायद सरकार के अंदर भी चल रही है, एनपीएस और यूपीएस, सरकार कह रही है कि एनपीएस से जो लोग यूपीएस में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। सरकार ने तीसरी बार डेडलाइन बढ़ाई जो 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। तो क्या इस पे कमीशन के दायरे में एनपीएस, यूपीएस या पेंशन का मामला, पेंशन का मामला भी आ सकता है? आएगा, हम लोगों की तरफ से आएगा, सरकार की तरफ से नहीं आएगा। जो टीओआर उन्होंने दिया है उसमें, लेकिन हम लोगों की तरफ से ज़रूर आएगा। टीओआर में उन्होंने ग्रेच्युटी की बात लाने की बात की है। उन्होंने जो लोग इस बीच में मर जाते हैं, वो पुरानी पेंशन से गवर्न होते हैं, उस पर भी उन्होंने डालने का काम किया है। मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भारत सरकार ने ये हमारे साथ बैठ करके तय हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तो उसको पुरानी पेंशन के हिसाब से ही सेटल किया जाएगा। लेकिन इसमें इसको लाने का मतलब ये है कि ये इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, अदरवाइज़ इसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने टीओआर में ग्रेच्युटी की बात की है। सवाल इस बात का है कि ग्रेच्युटी एक्ट से अकॉर्ड होती है, वो इस वेजेज एक्ट में आता नहीं है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट अलग है, ग्रेच्युटी एक्ट अलग है। तो ग्रेच्युटी तो आपको देनी ही पड़ेगी। अभी कि ग्रेच्युटी जो है वो मान लीजिए 1 साल किसी ने नौकरी की तो 15 दिन की ग्रेच्युटी है, उसमें हम बढ़ोतरी की डिमांड कर रहे हैं कि आप इसको बढ़ा करके 1 महीने कर दीजिए, 1.5 महीने कर दीजिए। अभी पता नहीं है क्या, हम लोग जब बैठेंगे बात करेंगे तो क्या डिमांड होगी, वो अलग का सवाल है। बट अगर एनपीएस के लोगों को ग्रेच्युटी का सवाल आपने अपने टीओआर में लाया है, तो ये एक शुभ संकेत नहीं है। ये भी एक गलत संकेत जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं पर उसको करना चाहते हैं। एक बार उन्होंने कोशिश की भी थी कि एनपीएस के लोगों को ग्रेच्युटी ना दी जाए, लेकिन चूंकि वो पुरानी सरकार के समय में, मनमोहन जी की सरकार के समय में हम लोगों ने फैसला करा लिया था कि नहीं, ग्रेच्युटी चूँकि ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत आती है, इसलिए वो चाहे एनपीएस में हो चाहे ओपीएस में हो, उसको ग्रेच्युटी आपको देनी ही पड़ेगी। तो अल्टीमेटली वो आज तक दी जा रही है। और इनमें इन्होंने बोनस की भी बात करी है। तो बोनस जो है वो एक तरीके से हर इंडिविजुअल जो है वो डिपार्टमेंट से निगोशिएटेड समझौते हैं, उसका जो है पे कमीशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको भी इन्होंने डाल देने का काम किया है। तो बहुत सारे इसमें जो है वो अभी विसंगतियां हैं, और हम लोग बैठेंगे तो उन विसंगतियों को ढूंढ करके और सरकार के सामने भी रखेंगे और पे कमीशन सामने भी रखेंगे। जो कम्युनिटी पेंशन 15 साल वाली जो एक कंडीशन लगी हुई है, उसको भी कम करने की मांग हो रही है। भाई होनी चाहिए। कारण यह है कि ये कम्यूटेशन जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो पैसा आप हमारा काट रहे हैं, वो अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है सरकार को, उस सरकार उस इंटरेस्ट से जो है वो जब 15 साल काट लेती है तो वो पैसा जो है वापस कर देती है। अगर वो एक फिक्स्ड अमाउंट है एक तरीके से, अगर 11 साल में वो पैसा रिटर्न होकर के आपके खजाने में आ गया, तो आपको 4 साल उसके पैसे को फर्दर काटते रहने की ज़रूरत क्या है। ये तो मतलब कोई बुरा नहीं मानेगा, इसको कोई बनिया भी नहीं करेगा जो सरकार कर रही है। तो ये पूरा अन्याय है। 11 साल की हमारी डिमांड है कि 11 साल में ये कम्यूटेशन का पैसा वापस जाना चाहिए। ये 15 साल बिल्कुल सरासर अन्याय है। तमाम कोर्ट के फैसले आ गए हैं, फिर भी आप उसको
कर रहे हैं। तो ये वही है ना, वो कहते हैं ना, सर के बाल बना दो तो मुर्दा हल्का हो जाएगा। तो ये काम चलने वाला नहीं है। तो शिव गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, दूसरी बार आप मंच पर आए, तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। अंत में यही पूछेंगे, कैसा अनुभव रहा आपका मंच पर? बहुत अच्छा रहा। और पिछली बार भी जब मैं आया था तो मुझे तब भी ऐसा उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाद में जो रिएक्शंस आए, लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और उससे हमको भी काफ़ी लाभ हुआ। ये सिर्फ मंच को ही इसका फ़ायदा नहीं मिलता है, इससे तमाम व्यूवर्स को फ़ायदा मिलता है और इन बैक जो फीडबैक आता है उससे हमको भी बहुत फ़ायदा मिलता है। क्योंकि हमारी सोच सिर्फ ये है कि हम पॉलिटिकल तौर पर इन सब चीज़ों को नहीं लेते हैं, हम सरकारी कर्मचारियों के नुमाइंदे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ में कोई जाति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं। मैं रेलवे में हूँ, मैं जानता हूँ कि तमाम 24/7 हर मौसम में हमारे लोग काम करते हैं। 400-500 लोग हर साल अपनी शहादत देते हैं। तो मेरा अपना मंशा सिर्फ साफ़ है कि सरकार जो है वो इतने मेहनत कश लोगों के और जो गवर्नेंस में उनके सहयोग देते हैं उनके साथ में कोई अन्याय नहीं करे। वही हमारा एक सोच है, उसको लेकर के आगे बढ़ने का काम होता है।